सादर नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने द्वारा लिखी एक कहानी, जंगली लड़की। आज 8 साल बाद न जाने क्यों कदम फिर उसी तरफ चल पड़े हैं जहां पर ठहर गए थे। इन 8 सालों में कितना कुछ बदल गया है। वह फरवरी की खूबसूरत ठंड के दिन थे जब मैंने अपने दो दोस्तों के साथ कुछ नया और रोमांचक करने के लिए जंगल भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। प्रशांत और उमंग भी तैयार हो गए थे, क्योंकि हम तीनों ही जीवन में रोमांच ढूंढते रहते थे। उस दिन जैसे ही हमारी गाड़ी जंगल में पहुंची, 20-22 लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और हमें अपने साथ अपने कबीले में ले गए। वह लोग वहीं जंगल में रहते थे, वहीं कुछ कुछ दूरी पर बने तंबूनुमा घरों में। हमने उनके उनसे कह दिया कि हम जंगली औषधि पर रिसर्च करने निकले हैं। हमने उनके तंबू के काफी दूर अपना तंबू तैयार कर लिया। उनका रहन सहन सामान्य से भी निमन सतर का था। जंगली औषधि ही उनकी आजीविका का साधन थी। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि जंगली औषधि की जानकारी के विषय में हम आपकी मदद कर देंगे। उसी बुजुर्ग के ही तंबू से एक लड़की चाय बनाकर लाई। वह उसकी बेटी पन्ना थी। बस इन सब कंकड़ों में पन्ना की ही तरह सांवली सलोनी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली पन्ना अपनी उम्र से ज्यादा ही परिपक्व लग रही थी। शायद जंगल के कठोर वातावरण का असर था। उन दिनों हम तीनों दोस्तों को जिन सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई थी, उन सब के बगैर भी उस जंगल में रहना हमारे लिए एक चैलेंज की तरह था। और खाने के नाम पर पन्ना के हाथों की दाल भात और रोटी थी। एक शाम मैं अकेला ही जंगल के पास बहती नदी के समीप टहलने चला गया, तो देखा वहां पन्ना पहले से ही बैठी हुई कोई लोकगीत गुनगुना रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो गाना बंद कर दिया। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बताया वह रोजाना शाम को समय व्यतीत करने नदी के किनारे आती है। अब मैं भी रोजाना जाने लगा। कभी प्रशांत और उमंग साथ आने को कहते तो मैं उन्हें यह कहकर रोक देता था कि मुझे कुछ वक्त एकांत में रहना है। पन्ना भी अकेली आती तो कभी उसकी कबीले की सहेली नन्ही साथ होती। पन्ना की बातें मासूमियत और बेवकूफी भरी होती थी, लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि शहर की समझदार भीड़ से भागा हुआ मेरा मन कुछ बेवकूफी की ही तलाश में था। हम दोनों वहां बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन तो मैं अपने परिवार और दोस्तों की तस्वीर वाली एल्बम भी उसे दिखाने के लिए ले गया। बस प्रशांत और उमंग को इसी बात पर शंका हुई और दोनों मेरा पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंच गए। फिर क्या था, दोनों जब तक पन्ना का नाम लेकर मजाक करने लगते। एक सुबह जब उमंग ने मुझे जगाया तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी पन्ना का सपना देखा मैंने। वह मेरे साथ मेरे ही कपड़े पहने जंगल में घूम रही थी। दोनों सुनकर हंसने लगे और प्रशांत ने कहा, यार तुम्हें ये जंगली लड़की ही पसंद आई। बचपन से हम तुम्हारे साथ हैं, कभी कोई लड़की पसंद आई हो ऐसा देखा ही नहीं। फिर इस जंगली लड़की में ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने उन दोनों से इतना ही कहा कि तुम नहीं समझोगे। उस शाम जब मैं नदी किनारे पहुंचा तो पन्ना पत्तों और फूलों की माला बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि यह माला किसके लिए। उसने बताया, मालिक के लिए। मेरे चेहरे पर प्रश्न चिन्ह देखकर वह बोली, मालिक मेरे पति हैं, बस उनके लिए आज ये हार बनाने का मन हुआ। क्या तुम? मैं इतना ही बोल पाया। हाँ, कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है, उसने कहा। चलिए आपको भी मिलवाते हैं उनसे। मैं मूक दर्शक सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे हार पहना दिया। मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही। मैंने कहा, क्या इस पेड़ से शादी की तुमने? उसने हाँ में सिर हिला दिया। आज वो बेवकूफ मुझे सच में बेवकूफ लग रही थी। पेड़ से भी कोई शादी करता है भला? मन कर रहा था उसके कान के नीचे एक रैप्टा दूं, लेकिन अपने आप को संयत करते हुए मैंने उससे पूछा, ये पेड़ से शादी करने का क्या मतलब? वह मेरे सवाल पर गहरे अंतस में डूबते हुए बोली, यही माँ की अंतिम इच्छा थी। हमारे कबीले में जन्म के साथ ही रिश्ता तय कर देते हैं, या तो चुने गए शख्स से विवाह करो या फिर पेड़ से। मेरे लिए कमलों को चुना गया। आपने तो देखा ही होगा उसे। मैंने नाक चढ़ाते हुए कहा, हाँ देखा है। बस मैं उसे शादी नहीं करना चाहती थी, और माँ भी नहीं चाहती थी मेरी शादी कमलों से हो, क्योंकि वह कहती थी जो नशा कर कर अपनी माँ को भी मारता है, वह तुम्हें भी बहुत मारेगा, तुम्हारे बापू की तरह। माँ भी बापू की मार सहते सहते समय से पहले इस दुनिया से कूच कर गई। मैं भी वैसा जीवन नहीं चाहती थी। वह धुआं उठता देख रहे हैं आप? यह हारी से उठ रहा धुआं है। इसमें चौबीसों घंटे ताड़ी पकती रहती है।
जो नशीली पत्तियों से बनती है, उसे ही पीकर पुरुष ऐसा बर्ताव करते हैं और कुछ औरतें भी पीती हैं। अच्छा, तो फिर वह औरतें भी इसके नशे में पुरुषों की पिटाई करती होगी? मैंने जिज्ञासावश पूछा। नहीं, यह नशा करके भी औरतें अपना धर्म नहीं भूलती और पुरुष अपना कर्म, उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उस रात मैंने खाना नहीं खाया और न ही नींद आ रही थी। मैं बस पन्ना के विषय में सोचता रहा। मैं जिस लड़की को बेवकूफ समझता था, उसने कितनी समझदारी से भविष्य में मिलने वाली यातना से पीछा छुड़ा लिया था। और इस जंगल में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। मुझे जागते हुए देख प्रशांत और उमंग ने कहा कि आज तुमने खाना भी नहीं खाया और नींद भी नहीं आ रही, आखिर बात क्या है? मैंने उन्हें पन्ना और पेड़ से जुड़ी बात जैसे ही बताई, वह दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए। काफी देर तक बेतहाशा हंसते रहने के बाद प्रशांत ने कहा, यार ये जंगली लड़की के पीछे क्यों पड़े हो तुम कहाँ वो? उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि उमंग बोल पड़ा, तुम्हारा मन बहलाव पूरा हो गया हो तो निकलो इस जंगल से अब। उमंग की इस बात पर मैंने उसे एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। प्यार करता हूँ उससे, कोई दिल लगी और मन बहलाव नहीं है। तुमने लड़कियों के साथ हमेशा छेड़छाड़ ही की है। सच में प्यार किया होता तो इस वक्त मेरी तकलीफ को समझ पाते। जहाँ थोड़ी देर पहले ठहाके गूंज रहे थे, वहीं सन्नाटा छा गया। मैं पैर पटकते हुए तंबू से बाहर आकर एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। पहली बार अपने दोस्त पर हाथ उठाया था। वजह जो भी रही हो, पर मुझे पश्चाताप हो रहा था। कुछ देर बाद उमंग और प्रशांत बाहर आए और मुझसे माफी मांगी। हम तीनों ही गले लगकर पहली बार रोए। अगले दिन पन्ना को मैंने अपने दिल की बात बता दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, जैसे पहले से ही मेरे दिल का हाल जानती हो। उसने जवाब में यही कहा कि यह नहीं हो सकता। इस कबीले में शादी एक ही बार होती है, दोबारा का तो सवाल ही नहीं उठता। जो ऐसा सोचता भी है उसे मौत के घाट उतार देते हैं। आप यहाँ से जल्द चले जाइए। वह जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरे सवाल के जवाब में उसने मुझे नहीं कह दिया और मेरे हाथों से उसका हाथ छूट गया। मैंने प्रशांत और उमंग से कहा कि हम कल ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जब पन्ना के मन में मेरे प्रति कोई भाव ही नहीं है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगले दिन वह हमें गाड़ी तक विदा करने आई तो उसकी डबडबाई आंखों को देखकर मैंने पूछा कि रो क्यों रही हो? बापू बीमार है, उनकी चिंता हो रही है, उसने सपाट सा उत्तर दिया। मैंने गाड़ी में बैठते हुए उसकी तरफ एक बार देखा और फिर मुड़कर नहीं देखा। आज 8 साल बाद फिर उसी कबीले में आ खड़ा हुआ था। मुझे हैरानी हो रही थी, वह लोग मुझे भूले नहीं थे। मेरी नजर पन्ना को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी मेरे पास नन्ही आई तो मैंने उससे पूछा। उसने बताया 7 साल पहले पन्ना इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और वह आपकी एक अमानत मुझे सौंप गई थी। अभी लाती हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समाचार मिलेगा। तभी नन्ही आई और उसने मेरे हाथ में एक तस्वीर दे दी। वह मेरी तस्वीर थी जो पन्ना ने उस दिन एल्बम देखते वक्त छिपाकर अपने पास रख ली थी। बेवकूफ पन्ना नहीं, मैं था जो कभी उसकी भावना देख और समझ ही नहीं पाया, सिर्फ उसके शब्दों में ही ढूंढता रह गया। मैं उस तस्वीर को लिए गाड़ी में आ बैठा। आज जख्म जैसे फिर से हरा हो गया था और गाड़ी में गूंजती यह गजल उन जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी प्रेम कहानी, जंगली लड़की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।